दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इतने सालों से नहीं किया तो जाहिर सी बात है, मेरे कहने से अब तो आप करने वाले हो नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। कसम रावण की एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने यह साबित कर दिया है कि उससे ज्यादा होशियार लड़की इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। जब एक पत्रकार ने उर्वशी से पूछा कि सैफ पर हमला हुआ है, 6 चाकू लगे हैं, आप क्या कहना चाहोगी, तो उर्वशी ने कहा कि वाकई ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। 6 चाकू लगने के बाद कितनी देखभाल करनी पड़ती है। और आप खुद ही सोचिए, मेरी फिल्म डाकू महाराज बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, 105 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इसी खुशी में मेरी मां ने मुझे ये रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की है, मेरे डैडी ने मुझे डायमंड गिफ्ट किया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि सैफ अली खान को 6 चाकू लगे हैं। इससे इस बात का क्या लेना देना है कि उर्वशी की फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। और अगर उर्वशी की फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है तो इससे उसकी मां और बाप के पास पैसे कहां से आ गए। उर्वशी ने तो उस फिल्म में एज ए एक्ट्रेस काम किया है, उस फिल्म का प्रोड्यूसर कोई और है, अगर कोई बिजनेस हुआ है तो वो उसका है। तो इससे उर्वशी की मां को और बाप को क्या फायदा हुआ है कि वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने करोड़ों रुपए की गिफ्ट उर्वशी को दे दी। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट। और अब उर्वशी का ये इंटरव्यू दुनिया भर में वायरल है, लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने तो इसकी कॉपी की है, ना जाने कितने लोग तो इस इंटरव्यू को रिक्रिएट कर रहे हैं। उर्वशी जी, जो सैफ अली खान जी पे अटैक हुआ है, दुखद घटना हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो बहुत दुखद घटना हो गई, तो नहीं होना चाहिए था। मैंने सुना उनके घर पे डाकू घुस आए थे। देखिए, डाकू से याद है कि मेरी एक नई मूवी है डाकू महाराज। उसने 100 से ज्यादा, अभी 105 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो उस पे पापा काले होठों वाले माल के शौकीन बटले शाहिद कपूर की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है देवा, जिस फिल्म में ये एक गे का रोल कर रहा है। तो जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तब शाहिद कपूर ने कहा कि कुछ फिल्मों के प्रोमो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज होती है। और अगर आपने इस फिल्म का प्रोमो देखा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस प्रोमो में कितनी नॉइज है। आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और प्रोमो में बड़ी आवाज हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में देखा। इस प्रोमो में शाहिद कपूर ठीक उसी तरह हरकत कर रहा है जैसे कि कोई आदमी माल लेने के बाद क्या करता है। और शाहिद कपूर को तो इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है शाहिद कपूर के लिए यह करना बहुत आसान था। शाहिद ने कहा कि कुछ फिल्मों के प्रोमो तो ऐसे होते हैं कि जो आपने प्रोमो में देखा है बस वही फिल्म में देखने को मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और शाहिद ने कहा कि मेरी जो ये फिल्म देवा है ये इतनी कमाल की फिल्म है कि ये वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्में मैं किया करता हूं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये लिबर्टी लूंगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है। शाहिद कपूर भाई ने बिल्कुल ठीक किया। शाहिद ने अब तक तकरीबन 26 सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में दी है। शाहिद कपूर के पूरे कैरियर में 2 या 3 फिल्में हिट है। तो शाहिद कपूर का ऐसा कहना है कि भाई जैसी फिल्में मैं ज्यादातर किया करता हूं ये फिल्म भी वैसी ही है, ये फिल्म भी डिजास्टर होने वाली है। और मैं शाहिद कपूर की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। शाहिद भाई, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। शाहिद भाई, आप खुद ही मुझे बताओ कि आज की तारीख में पब्लिक किसी भी साउथ फिल्म का रीमेक क्यों देखेगी? क्या जरूरत पड़ी है पब्लिक को किसी भी रीमेक को देखने की? और आप यकीन कीजिए शाहिद भाई, जिस फिल्म का रीमेक आपने किया है मुंबई पुलिस, वो फिल्म तो ओटीटी पर भी अवेलेबल है और पूरी दुनिया उस फिल्म को देख चुकी है। तो आपकी फिल्म को देखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड में एक फ्लॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है सना खान, बिग बॉस में भी गई थी और आज की तारीख में इसका ऐसा कहना है कि इसने बॉलीवुड छोड़ दिया है और ये बहुत बड़ी मौलाना बन चुकी है।
हिजाब वगैरह पहनकर रखती है। लेकिन मैं तो आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। वो लड़की बॉलीवुड छोड़ ही नहीं सकती। बस ऐसा ही कुछ हाल इस लड़की का है। आज की तारीख में ये वैसी ही जिंदगी जी रही है जैसे कि बिना पानी के मछली। एक तरह से ये लड़की दिन रात तड़फ रही है। इसको पता ही नहीं है कि अब इसकी जिंदगी कहां पहुंच चुकी है। कहने को इसने बॉलीवुड छोड़ दिया है, लेकिन रोजाना कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू देती है, रोजाना कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में बैठती है, रोजाना 5-7 रील्स बनाती है। यानी कि 24 आवर ये लड़की वही सब कुछ करती है जो कोई बॉलीवुड में रहकर किया करती है। आप सभी जानते हैं कि इसको एक बच्चा हो चुका है, दूसरी बार प्रेग्नेंट थी और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 24 आवर रील बना रही थी। ये लड़की बाथरूम में गई, बाथरूम से बाहर आकर रील बनाया कि मुझे बाथरूम में ऐसा लग रहा था कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, अभी मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जा रही हूं। फिर गाड़ी में बैठकर इसने एक रील बनाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बस मैं हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली हूं, आप लोग मेरे लिए दुआ करना। फिर हॉस्पिटल के गेट पर जाकर एक और रील बनाई, ये हॉस्पिटल है, बस मैं इसमें भर्ती हो रही हूं डिलीवरी के लिए, आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना। बच्चा पैदा हुआ, फिर रील बनाई, दुनिया को बताया कि बच्चा पैदा हो गया है। ये सब देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये लड़की कितनी डेस्परेट है, जिंदगी में कितनी परेशान है और इसने अपनी जिंदगी का क्या हाल बना लिया है। इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक वक्त वो था कि मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, बाल ऐसे खुले करके ऐसे झटका करती थी और कितनी गंदी बात थी। मैं एक अपने जमाने में थी जब मैं बाल खोल के ऐसे घूमती थी, ऐसे शॉर्ट्स पहनती थी। एंड व्हेन आई वेंट देयर आई वाज लाइक अल्लाह तेरा कितना लाख लाख शुक्र है, कयामत के दिन ये जगह गवाही देती कि मैंने ये गंदगी यहाँ पे की है। अब मुझे आप बताइए, खुद ही बताइए आप लोग कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, तो इसका मतलब वो गंदी लड़की है, वो खराब लड़की है? एक्चुअली हकीकत यह है कि जब ये ऐसा किया करती थी तो ये और भी बहुत कुछ किया करती थी। दुबई जाया करती थी, हांगकांग जाया करती थी, सिंगापुर जाया करती थी और दिन भर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड वालों को भी 24 आवर मिठाई बांटा करती थी। तो ये इसके कर्म थे, ये इसके कारनामे थे। अपने कारनामों के लिए दुनिया को क्यों बदनाम कर रही है? मैडम जी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वैसे गंदे काम किया करती थी तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो लड़की अच्छी लड़की नहीं है, जैसे कि आप बताना चाह रही हो। और इस लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसने एक ऐसे लुक्खे से मुल्ला से शादी की है जो ना तो अच्छा दिखता है, जिसके पास ना पैसे हैं, जो एक नंबर का लुक्खा है। तो एक्चुअली ये परेशान इसलिए है कि यार बॉलीवुड भी छोड़ दिया और एक ऐसे लुक्खे से शादी भी कर ली और अब इस लुक्खे के साथ जिंदगी बितानी है, तो कैसे बिताऊंगी? उस वक्त मैंने सोची कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना साल इसी दिन गाना बजाया, डांस किया, अस्तगफिरुल्लाह कैसे कैसे कपड़े पहने। आज की तारीख में ये लड़की अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा परेशान है कि दिन भर कहीं ना कहीं किसी पॉडकास्ट में बैठकर दुनिया को ज्ञान देती है, लड़कियों को बताती है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में इस लड़की का 24 आवर वही काम है जो कोई भी लड़की बॉलीवुड में रहकर किया करती है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेचारी बॉलीवुड में है, वो भी इतने रील्स नहीं बनाती, वो भी इतने इंटरव्यूज नहीं देती, वो भी इतने पॉडकास्ट में शामिल नहीं होती जितनों में ये होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि इसने बॉलीवुड नहीं छोड़ा, बल्कि ये जानती ही नहीं है कि बॉलीवुड छोड़ना किसे कहते हैं। ये जानती ही नहीं है कि बॉलीवुड छोड़ के इसको करना क्या है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ परेशान है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद या तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी और या तो उस मुल्ला को छोड़कर बॉलीवुड में वापसी आ जाएगी। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। अजय देवगन के 1.5 फीट हाइट वाले भांजे आनंद देवगन की फिल्म आजाद रिलीज हो गई है और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, दूसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 1 करोड़ रुपए का और तीसरे दिन यह फिल्म बिजनेस करेगी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। और इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए और यह फिल्म 150 करोड़ रुपए में बनी थी।
आप अंदाजा लगाइए कि यह फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर है। यह फिल्म 2025 की डिसास्टर नहीं है भाई साहब, यह एक ऐसी फिल्म है जिसकी गिनती बॉलीवुड के इतिहास में बहुत बड़ी डिसास्टर होने वाली फिल्मों में की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि लाइन से अजय देवगन की यह तीसरी डिसास्टर फिल्म है। एक फिल्म इससे पहले आई थी नाम, जो सुपर डुपर डिसास्टर रही थी, जिसका लाइफ टाइम बिजनेस हुआ था तकरीबन 4 करोड़ रुपए। उससे पहले एक फिल्म आई थी तब्बू के साथ, औरों में कहां दम था ऐसी घटिया फिल्म बनाने का। उस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया था तकरीबन 8 करोड़ रुपए का। आप अंदाजा लगाइए, जब अजय देवगन किसी फिल्म को शूट करता है तो जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स का पेमेंट होता है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए होता है, और इस भाई की फिल्म का टोटल बिजनेस होता है 7-8 करोड़ रुपए, यानी कि प्रोड्यूसर को मिलता है तकरीबन 4 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई निर्माता इस भाई के साथ फिल्म बनाता है तो जो पैसे लगते हैं फिल्म बनाने पे उनको तो भूल ही जाइए, जो वो पैसे इसके सिक्योरिटी गार्ड्स को देता है वो भी रिकवर नहीं कर पाता। और ये इस बात का सबूत है कि आज की तारीख में सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन कितना बड़ा फ्लॉप एक्टर है। ये बंदा अभिषेक कपूर बांद्रा में पैदा हुआ, बांद्रा में ही पला बढ़ा। इस बेचारे को गांव का कैसे पता? तो इसको क्या जरूरत थी गांव के ऊपर फिल्म बनाने की? कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इसका डायरेक्शन बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है। ये इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं कर सका, ना अपने एक्टरों से अच्छा काम करा सका, ना कहानी अच्छे से लिख सका, ना ही कास्टिंग अच्छे तरीके से कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। इसने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि इसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, और इसके साथ किसी भी एक्टर को फिल्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश बोलता है फिर किसी को फंसा लेगा, बात खत्म। क्योंकि जो बॉलीवुड वाले हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो इंग्लिश बोल सकता है वो कमाल का फिल्म मेकर हो सकता है। बताओ, अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं और कैसे कहूं। एक्चुअली जब किसी भी एक्टर के पास एक्टिंग करने का स्कोप ही नहीं था तो वो एक्टिंग क्या करता? जैसे कि मैंने कहा कि पहला पूरा हाफ अजय देवगन का है, तो उसको करना क्या था भाई? घोड़ा दौड़ाना था, घोड़े को चारा खिलाना था, घोड़े की देखभाल करनी थी। अब इसमें एक्टिंग कहां से आ गई? एक्टिंग बेचारा क्या करता? अजय देवगन के 1.5 फीट के भांजे सड़े से लौंडे को इस फिल्म में लॉन्च किया गया है, जिसकी शक्ल पर भी कोई देखना नहीं चाहेगा। सेकंड हाफ पूरा उसका है, और उसने भी पूरे सेकंड हाफ में घोड़े की देखभाल की है। तो वही क्या एक्टिंग कर लेता बेचारा? जो बाकी के साइड एक्टर्स हैं उनके भी छोटे छोटे रोल हैं, वही क्या उखाड़ लेते, क्या एक्टिंग कर लेते? जितने क्रिटिक्स ने भी ये फिल्म देखी है उन सब का एक सवाल है कि रशा थडानी को इस फिल्म में लॉन्च क्यों किया गया? रशा के माँ बाप ने उसको ये फिल्म करने के लिए अलाउ क्यों किया? पहली बात तो ये कि रशा का फिल्म में रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह कि वो बहुत छोटी बच्ची दिख रही है, जो उसका रोल है उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं है। उसको फिल्म में रोल दिया गया है एक बहुत ही धाकड़ राजकुमारी का, वो धाकड़ लगती ही नहीं है। और जैसे कि इस फिल्म को प्रमोट किया गया है, आपको भी शायद लग रहा होगा कि इस फिल्म में लव स्टोरी है, वो है ही नहीं। इस फिल्म का जो सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन है वो है जब आजाद घोड़े को एक घोड़ी मिलती है और वो उससे प्यार करता है। कसम से भाई, ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। तो इस फिल्म से रशा थडानी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जब किसी भी एक्टर की पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर उसको दूसरी फिल्म मिलती नहीं है। रशा का फादर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, अनिल थडानी। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि भाई अनिल थडानी किसी ना किसी तरह उस लड़की को दूसरी फिल्म दिला देगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में फिल्में बहुत महंगी बनती हैं। कोई भी आदमी अपने 100 करोड़ रुपए लगाकर अनिल थडानी की बेटी को एक्ट्रेस क्यों लेगा? तो 99% मैं श्योर हूं कि अनिल थडानी भी अपनी बेटी को दूसरी फिल्म दिला नहीं पाएंगे। 1% है कि कहीं उस बेचारे की चल जाए और किसी तरह कोई फिल्म वो अपनी बेटी को दिला दे। रशा सुंदर भी है, अच्छी एक्ट्रेस भी है, टैलेंटेड भी है, अच्छा डांस भी करती है, लेकिन क्योंकि पहली फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हो जाएगी, यही वजह है कि दूसरी फिल्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रशा कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है कि निर्माता निर्देशकों के ऑफिस में धक्के खाएगी और काम मांगेगी। जाहिर सी बात है वो अपने घर पर बैठकर वेट करेगी कि कोई निर्माता निर्देशक उसको अगली फिल्म ऑफर करे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद कोई भी ऑफर नहीं
नहीं करेगा। तो एक तरह से रशा का कैरियर इसी फिल्म के साथ खत्म हो गया है और ये बहुत बुरा हुआ है। कुल मिलाकर ये इतनी घटिया फिल्म है कि इतनी घटिया फिल्म मैंने पिछले 25 सालों में नहीं देखी है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ना स्टोरी है, ना डायलॉग्स है, ना एक्शन है, ना लोकेशन है, ना इमोशन है, ना रिलेशन है, ना एंटरटेनमेंट है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि कोई भी इस फिल्म को देखने क्यों जाएगा। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि भाई साहब आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं। आप उस थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहें जिस थिएटर पर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार और उसकी वजह यह है कि 150 करोड़ रुपए लगाकर अगर इतनी घटिया फिल्म बनाई गई है तो फिर यह फिल्म कोई भी स्टार डिजर्व नहीं करती और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 0। अगले फ्राइडे को अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के अब तक 3 गाने रिलीज हो चुके हैं, सारे के सारे बढ़िया गाने हैं, ट्रेलर भी अच्छा था। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है, यह फिल्म एक अच्छा बिजनेस करने वाली है। तेलुगु फिल्मों का एक महाफ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है पवन कल्याण। ये आदमी अल्लू अर्जुन से बहुत नफरत करता है, उससे बहुत जलता है। अगर इसकी चले तो अल्लू अर्जुन की एक भी फिल्म को चलने ना दे। एक्चुअली ये रामचरण का चाचा है, तो इसका ऐसा मानना है कि रामचरण को बड़ा सुपरस्टार बनना चाहिए, अल्लू अर्जुन को नहीं। अल्लू अर्जुन बड़ा सुपरस्टार कैसे बन सकता है बताओ। हरी हरा वीरा मल्लू नाम की एक पैन इंडिया फिल्म बनाई है इस लुखे ने अब, और इस लुखे का ऐसा मानना है कि इसकी ये फिल्म इतना जबरदस्त बिजनेस करेगी कि पुष्पा 2 का बिजनेस पीछे रह जाएगा। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो खौफ खाइए। आप यकीन कीजिए जो हिंदी फिल्मों के देखने वाले हैं उनके कुत्ते को भी ये नहीं पता कि आप कौन हो, तो आपकी फिल्म को यहां हिंदी बेल्ट में फ्री भी नहीं देखेंगे। अगर आप ऊपर से पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक भी देंगे तब भी नहीं देखेंगे। अगर आप ये कहोगे कि आने जाने के खर्चा भी देंगे तब भी नहीं देखेंगे। बात को समझिए आप भाई। हिमेश भाई की एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है, रवि कुमार बैडेस। इसके 2-3 गाने रिलीज हो चुके हैं भाई साहब, एक से एक जबरदस्त गाना है। अब एक और गाना रिलीज हुआ है सनी लियोनी के साथ और भाई साहब कमाल का गाना है। ये सारे गाने सुनने के बाद मजा आ रहा है और ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है, ये फिल्म बहुत बढ़िया बिजनेस करने वाली है। शाहिद कपूर की फिल्म आ रही है देवा। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है और ये ट्रेलर कैसा है वही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि ये फिल्म कैसे बनी। विद्या बेलन का हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर एक प्रोड्यूसर है, वो बहुत सालों से इस फिल्म को बनाना चाहता था। ये एक मलयाली फिल्म है जिसका नाम है मुंबई पुलिस। जब से इस फिल्म को बनाने की बात हो रही थी तब से ही शाहिद कपूर 50 करोड़ रुपए मांग रहा था फिल्म को करने के लिए। तो कई सालों तक कोई प्रोड्यूसर राजी ही नहीं हुआ इस फिल्म को बनाने के लिए। फाइनली जी ने इस फिल्म को बनाया और शाहिद कपूर को दिए 40 करोड़ रुपए। कितने भाई साहब? 40 करोड़। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, क्या शाहिद कपूर आज की तारीख में 40 करोड़ डिजर्व करता है? शाहिद कपूर की फीस 5 करोड़ रुपए के ऊपर हो नहीं सकती आज की तारीख में, क्योंकि शाहिद कपूर की आखिरी हिट फिल्म थी कबीर सिंह। कबीर सिंह से लेकर आज तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं सब की सब डिसास्टर हैं। कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर की किसी भी फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस नहीं किया। इसके बावजूद जी ने शाहिद कपूर को 40 करोड़ दिए और ये फिल्म बनी 125 करोड़ में। कायदे से इस फिल्म का बिजनेस होना चाहिए कम से कम 200 करोड़ रुपए, वो पैसे रिकवर करने के लिए जो इस फिल्म पर लगे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म डिसास्टर होने वाली है, इस फिल्म का कोई भी बिजनेस होने वाला नहीं है। लेकिन जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो जी में पैसा है वो पब्लिक का पैसा है और जी में जो बैठे हुए हैं वो ही जी को लूट रहे हैं, जी के पैसे को उड़ा रहे हैं। यानी कि वो जी के ऑफिस में बैठकर पब्लिक के पैसे को उड़ा रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब जी के शेयर की वैल्यू थी तकरीबन 1200 रुपए, आज है वैल्यू तकरीबन 80-90 रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कहां से कहां आ गई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जी के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी ही यह कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब कंपनी को सभी लूट रहे हैं तो वो कंपनी कितने दिनों तक सरवाइव कर सकती है। ट्रेलर चालू होता है, झुग्गियां दिखाई जाती है और शाहिद के डायलॉग्स आने शुरू होते हैं। अब पुलिस की परेड दिखाई गई है क्योंकि शाहिद कपूर इस फिल्म में एक पुलिस वाला बना है। अब मुंबई दिखाई जाती है, मुंबई पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं, कहीं पर छापा मार रहे हैं। अब माल के शौकीन बटले भाई शाहिद की एंट्री होती
है जिसके हाथ में गन है और गोलियां चलाते हुए जा रहा है, लोगों को मारते हुए जा रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है। अब एक पुलिस ऑफिसर शाहिद को बताता है कि तुम्हारे बारे में आर्टिकल छपा है, तुम्हारे को पुलिसिया गुंडा कहा जा रहा है। लेकिन शाहिद कपूर अभी भी गुंडों को मार रहा है। अब कोई जुलूस निकल रहा है, लोग बाजार में तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं और शाहिद कपूर घटिया घटिया हरकतें कर रहा है, क्योंकि माल लेकर शूटिंग कर रहा होगा। बिना माल लिए शूटिंग करता नहीं है बेचारा। अब गुंडे भाग रहे हैं, शाहिद उनके पीछे भाग रहा है, एक जगह शाहिद डांस भी कर रहा है, एक जगह शाहिद गन भी चला रहा है, मतलब सब मिक्स किया गया है। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि 4 फुटिया लौंडा 7-7 फीट के गुंडों से भी लड़ रहा है और शाहिद कपूर किसी को शूट करने वाला होता है। यहीं पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। इसमें यह नहीं बताया गया कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है। क्लाइमैक्स यह है कि यह बेचारा छक्का है और इसीलिए डेस्परेट है लाइफ में। इसके साथियों को एक दिन पता चल जाता है कि ये तो छक्का है और जिसको पता चल जाता है ये उसको मार देता है। और जब एक पुलिस वाला अपने ही पुलिस वाले साथी को मारेगा तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल कहलाया जाएगा। तो बस यही फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखना। ये तो आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले सैफ अली खान के घर में ही किसी ने उन पर हमला कर दिया था, चाकू के 6 वार किए, लेकिन सैफ अली खान अभी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो। मुंबई पुलिस अब तक 3-4 लोगों को पकड़ चुकी है, लेकिन जो हमलावर है उसको अब तक पकड़ नहीं सकी। और मैं इस बारे में क्या सोचता हूं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, रिलीज किया है, उसको आप देख लीजिए। नीचे कमेंट्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। कृष्णा और सुदेश लहरी की बहुत ही कमाल की जोड़ी है। ये लोग दुनिया को बहुत हंसाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अब सुदेश लहरी की बहन ने बताया है कि ये कितना बड़ा कमीना आदमी है। ये इसकी बहन ने कहा है, मैं उसको कमीना बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई हक भी नहीं बनता उसको कमीना कहने का। लेकिन सुदेश की बड़ी बहन ने एक वीडियो रिलीज किया है और उसने दुनिया को बताया है कि जब तक उसके पास पैसे थे तब तक उसने सुदेश को बहुत हेल्प की, लेकिन जब सुदेश के पास पैसे आ गए तो वो सबको भूल गया, बहनों को भी भूल गया, भाइयों को भी भूल गया, मां को भी भूल गया। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि अगर सुदेश लहरी अपने भाई बहनों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, नहीं रखना चाहते ये भी उनकी मर्जी है। लेकिन अगर सुदेश अपनी मां का ख्याल नहीं रखता तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सुदेश की बहन ने बताया कि आखिरी वक्त में उनकी मां को कैंसर हो गया था। कैंसर के बावजूद वो बेचारी कपड़े बेचा करती थी अपना गुजारा करने के लिए। उसके घर में एक पंखा भी नहीं था और यही वजह है कि उस बेचारी को बहुत गर्मी लगती थी तो पड़ोसियों से बर्फ मांगकर वो ठंडा पानी पिया करती थी, क्योंकि उसके घर में एक फ्रिज भी नहीं था। सुदेश लहरी ने अपनी मां का इलाज कराना तो बहुत दूर की बात, अपनी मां को एक पंखा भी खरीद कर नहीं दिया था, एक फ्रिज भी नहीं दिया था। सुदेश लहरी की बड़ी बहन ने ऐसा बताया है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अगर वाकई ही ऐसा हुआ है, वाकई ही अगर सुदेश लहरी ने अपनी मां का भी ख्याल नहीं रखा तो ये बहुत ही गलत काम किया है सुदेश लहरी ने। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुदेश ने जो अपनी मां के साथ किया उसकी औलाद उसके साथ वो जरूर करेगी। ये हो ही नहीं सकता कि जो उसने अपनी मां के साथ किया हो उसकी औलाद उसके साथ वो ना करे। अगर कोई इंसान उस मां का भी ख्याल नहीं रख सकता जिसके पेट में उसने 9 महीने गुजारे, जिसके पेट से वो पैदा हुआ, जिसने उसको अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, जिसने उसको उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया, तो उससे कमीना आदमी दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं ये सुदेश लहरी के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सब के लिए कह रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जब से तेलुगु फिल्म डाकू महाराज का गाना रिलीज हुआ है तब से उर्वशी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस हीरो को भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो उर्वशी के हिप्स पर मार रहा है ऐसे ऐसे करके। लेकिन इतना क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी इस हीरो को जरा भी शर्म नहीं है, ये 1 नंबर का बेशरम आदमी है। आप जरा देखिए इस आदमी ने फिर से क्या किया उर्वशी के साथ, और उर्वशी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे यह पता चलता है कि जो एक्टर्स हैं ये जिंदगी में कितने डेस्परेट हैं। इनको पब्लिसिटी चाहिए किसी भी हाल में किसी भी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये चाइनीज ऐप है, और अब इस ऐप को अमेरिका में भी बैन कर दिया गया है। मेरे ख्याल में अब टिकटॉक वालों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा कि वो इस कंपनी को यानी कि इस ऐप को इलॉन को बेच दें। अगर इलॉन ने टिकटॉक को खरीद लिया तो इंडिया में भी चालू हो जाएगा, अमेरिका में भी चालू हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि इलोन की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। दुनिया की सबसे होशियार लड़की उर्वशी रौतेला ने एक और कमाल का बयान दिया है। उसने कहा है कि देखो, अगर कियारा एडवाणी की फिल्म गेम चेंजर डिसास्टर हो गई है और मेरी फिल्म डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हो गई है, 105 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी क्या गलती है भाई? ये तो साबित हो गया है कि कियारा बिल्कुल फ्लॉप एक्ट्रेस है और मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं। कसम से उर्वशी आज की तारीख में फुल मजे दे रही है दुनिया को। आज की तारीख में फुल मजाक के मूड में है उर्वशी। आई थिंक अगर कियारा आडवाणी की गेम चेंजर डिजास्टर हुई है और हमारी मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। आप सभी जानते हैं कि फ्लॉप एक्टर सोनू सूद की फिल्म फतेह एक हफ्ता पहले रिलीज हुई थी। उस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया तकरीबन 8 करोड़ रुपए का, यानी कि वो फिल्म पहले ही वीक में सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी थी। और सोनू भाई की इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे को बिजनेस किया 20 लाख रुपए का, सेकंड सैटरडे को बिजनेस किया 30 लाख रुपए का, यानी कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन सोनू सूद भाई ये बता रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। जी का इसमें कम से कम 40 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, आप अंदाजा लगाइए। इस फिल्म की कहानी भी कंगना ने लिखी है, डायरेक्ट भी कंगना ने किया है और इंदिरा जी का रोल भी कंगना कर रही है। यही वजह है कि कंगना ने जो डिसाइड किया था उसने वैसे ही फिल्म बनाई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा नहीं है, ये स्क्रीन प्ले पब्लिक को बांध कर नहीं रख सकता और ये स्क्रीन प्ले शायद थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो गया है सेंसर बोर्ड की वजह से, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कंगना को बहुत परेशान किया, कंगना को बहुत सारे सीन्स काटने पड़े। शायद यही वजह है कि फिल्म में बहुत जगह ऐसा लगता है कि यार यहां कुछ और होना चाहिए था, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। और शायद वो इसीलिए हुआ है कि सेंसर बोर्ड की वजह से वहां से कंगना को कुछ सीन काटने पड़े। फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं और जो बैकग्राउंड में गाने होते हैं वो भी अच्छे हैं। एक गाना तो बहुत ही कमाल का गाना है जो मैं आपको सुना चुका हूं। क्योंकि इस फिल्म को इंदिरा गांधी जी की रियल कहानी पर बनाया गया है तो लोकेशंस वैसे ही हैं जैसे कि होने चाहिए। अगर कंगना के डायरेक्शन की बात करूं तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही कमाल का नहीं है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि कंगना ने इस फिल्म को शूट करने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि उसको किस तरह से इस फिल्म को बनाना है। यही वजह है कि कंगना अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग नहीं करा पाई। तलपड़े ने अटल जी का रोल अदा किया है तो वो ठीक अटल जी की तरह ही बोलने की कोशिश कर रहा है, अटल जी की तरह ही चलने की कोशिश कर रहा है, अटल जी की तरह ही बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत थी। उबले हुए अंडे टकले अनुपम खेर ने जयप्रकाश जी की भूमिका अदा की है और उन्होंने अपने तरीके से इस भूमिका को अदा किया है और हमने जयप्रकाश जी को देखा भी नहीं तो हमें पता भी नहीं कि वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से चलते थे। तो अनुपम की एक्टिंग अच्छी लगती है। तो पूरी फिल्म पर गौर करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि शायद कंगना बहुत अच्छी राइटर नहीं है, वो बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकती, वो बहुत अच्छे से किसी कहानी को नहीं कह सकती, लेकिन डायरेक्टर वो अच्छी है। अगर कंगना की एक्टिंग की बात करूं तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कंगना एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। कंगना वो एक्ट्रेस है जो किसी भी रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकती है। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया में कम से कम 8-10 लड़कियां हैं जो कंगना के बोलने की नकल करती है, उनका मजाक बनाती है और इसके बावजूद कंगना इंदिरा जी की तरह बोलने की कोशिश कर रही है। तो जब वो बोलती है बहुत ही अजीब लगता है, जब वो बोलती है तो पूरी तरह एकदम जोकर लगती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इंदिरा जी इतना जबरदस्त बोला करती थी कि आज की तारीख में ना जाने कितनी लेडी पॉलिटिशियंस हैं जो इंदिरा जी की तरह बोलना चाहती है लेकिन उनकी तरह बोल नहीं सकती, क्योंकि इंदिरा जी के बोलने का अंदाज बहुत ही कमाल था। आप जरा सुन लीजिए। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। और जरा सुन लीजिए, ये कंगना उनकी नकल कर रही है। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। तो कहने का मतलब यह है कि कंगना इंदिरा जी के रोल को अच्छे से नहीं निभा सकी, वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकी और उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो इंदिरा जी की तरह चलना चाहती थी, इंदिरा जी की तरह बैठना चाहती थी, इंदिरा जी की तरह बोलना चाहती थी जबकि उसकी जरूरत नहीं थी और ऊपर से इंदिरा जी को बीमार दिखा रही थी। दिल्ली में एक कंपनी है ईज माई ट्रिप, उसके ऑनर है निशांत पिट्टी और उनकी मां रेनू पिट्टी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। रेनू जी की सराहना करनी पड़ेगी कि
उन्होंने इस फिल्म पर पैसा लगाया, इस फिल्म को बनाया। रेणु जी तो इंदिरा जी की बायोग्राफी बनाना चाहती थी, एक अच्छी फिल्म बनाना चाहती थी। अगर कंगना एक अच्छी फिल्म नहीं बना पाई तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस फिल्म के साथ एक अच्छी बात है कि जो तकरीबन 30 साल की उम्र तक के लोग हैं उनको इंदिरा जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और 18 से 30 साल के बीच के लोग ही हैं जो ज्यादा फिल्में थिएटर में देखते हैं। तो जब वो इस फिल्म को देखने जाएंगे उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा कि इंदिरा जी ने ऐसा किया था या नहीं किया था। जो भी फिल्म वो देखेंगे उस पर वो यकीन करेंगे, उनको यही लगेगा कि वाकई ही इंदिरा जी इसी तरह करती होंगी। लेकिन जो लोग 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, अगर वो इस फिल्म को देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तकरीबन इंदिरा जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस फिल्म को देखते हुए 100% मायूस होंगे। उनको इस फिल्म को देखकर ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती इंदिरा जी की बेइज्जती की गई है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म खराब नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है कि कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत ही खराब लगेगी। भले ही कंगना ने इंदिरा जी को डिफेम करने की कोशिश की हो, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर लोगों को लगेगा कि वाकई ही इंदिरा जी ने कितना कमाल का काम किया था, इंदिरा जी कितनी अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये कोई कमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है जिसमें नाच गाना एक्शन वगैरह हो। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी ½ स्टार। जैसा कि मैंने बताया कि उर्वशी ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसको लेकर दुनिया उसका मजाक बना रही है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। एक लड़की ने भी उर्वशी के उसी इंटरव्यू को रिक्रिएट किया है, और जब उससे पूछा गया कि अमेरिका में लगी आग के ऊपर आप क्या कहना चाहती हो, तो उर्वशी ने बताया कि मेरे फादर ने वहां मुझे एक घर गिफ्ट किया था। जरा सुन लीजिए आप। हॉलीवुड वाइल्ड फायर में जिन लोगों ने अपने घर खो दिए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने पढ़ा वो आज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। डाकू महाराज की सक्सेस के बाद माय डैड ने मुझे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड साइन के ऊपर एक गेटअवे होम बनाने के लिए गिफ्ट दिया था। तो अभी तो वहाँ पर आई थिंक फ्लाइट्स वगैरह कैंसल्ड हैं। तो सुना आपने? कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जिसको देखो वो उर्वशी का मजाक बना रहा है, उर्वशी के मजे ले रहा है। दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है धनूब, उसके ऑनर है रिजवान साजन जो बिलियनर है, जो मुंबई से हैं ओरिजिनली। ये अलग बात है कि उनके पास यूएई का पासपोर्ट है। कुछ महीनों पहले रिजवान भाई ने बुढ़ऊ के साथ हाथ मिलाया था और उसके जिम को लॉन्च किया था गल्फ में, लेकिन ये पार्टनरशिप कुछ ही महीनों में खत्म हो गई है। अब रिजवान भाई ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुझे बुढ़ऊ के साथ कोई बिजनेस नहीं करना, बुढ़ऊ के जिम को प्रमोट नहीं करना। और अब रिजवान भाई ने कार्तिक आर्यन के साथ हाथ मिलाया है, कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कहने का मतलब यह है कि जिसको देखो बुढ़ऊ की बेइज्जती कर रहा है। आज की तारीख में बुढ़ऊ को दुनिया ने मंदिर का घंटा समझ लिया है, जिसको देखो मजा आकर चला जाता है। कभी कोई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको गालियां देने लगती है, कभी कोई दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड मजाक उड़ाने लगती है, कभी कोई बिजनेस पार्टनर छोड़ के चला जाता है। एक्चुअली जब इंसान का बुरा वक्त आता है, कैरियर खत्म हो जाता है, तो फिर दुनिया इसी तरह करती है जो बुढ़ऊ के साथ लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।